तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो हमें ले चलती है 1900 के शुरुआती दौर में हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही दूर दराज के गांव में। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जो एक परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक ऐसी कहानी जो एक नए शौक और एक बहुत पुराने भयानक राज के बारे में है। ये शब्द ये किसी इंसान के नहीं थे बल्कि उस शक्ति के थे जिससे गांव वालों का सामना हुआ था। एक ऐसी चेतावनी जो उस सर्द हवा में गूंजी और एक ऐसे खौफ का पैगाम दे गई जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सिनेमा और एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ से। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नए से जुनून ने एक सदियों पुराने खतरे को उसकी नींद से जगा दिया। उस जमाने में टॉकी का मतलब होता था एक बड़ा सा कमरा जिसमें एक सिंगल स्क्रीन लगी होती थी। और ये चीज गांव के लिए बिल्कुल नई थी। एक नशे की तरह लोगों पर इसका ऐसा जुनून सवार था कि वो खेतों का काम जल्दी जल्दी निपटा लेते थे ताकि फिल्म देखने जा सकें। और खास तौर पर रात के शो में चलती थी हॉरर फिल्में जो रोहित के चाचा और उनके दोस्तों के लिए तो एक आदत सी बन गई थी। अब ये जो टॉकी थी ये गांव से कोई 3 किलोमीटर दूर थी। उस वक्त हिमाचल के पहाड़ी गांव में ना तो पक्की सड़कें हुआ करती थी ना ही कोई गाड़ी मोटर। तो हर रात ये सफर घने अंधेरे में पैदल ही तय करना पड़ता था। रास्ता एकदम कच्चा और सुनसान था, इसीलिए सब हमेशा झुंड में ही जाते थे। अकेले उस अंधेरे में जाने की हिम्मत भला कौन करता। और इसी रास्ते के बीच में पड़ता था एक बहुत पुराना बहुत विशाल बरगद का पेड़। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के वक्त कभी भी उस पेड़ के पास से अकेले मत गुजरना, वहां बुरी ताकतों का साया है। लेकिन जवान पीढ़ी वो इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देती थी। उन्हें क्या पता था कि जिसे वो मजाक समझ रहे हैं वही उनके सबसे बड़े डर की वजह बनने वाला है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, अंधेरे में एक चुनौती। और यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी शुरू होती है। उस रात चाचा और उनके दोस्त उस पेड़ से बस कोई 250 मीटर ही आगे गए होंगे कि अचानक पीछे से किसी ने एक बहुत तीखी सीटी बजाई। सबने घबराकर पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी और साथ ही मिट्टी के किसी भारी बर्तन के जमीन पर जोर से पटक कर टूटने की आवाज आई। जब वो डरते डरते वापस पेड़ के पास गए तो उन्हें वहां सिर्फ एक टूटा हुआ पानी का घड़ा मिला। उन्होंने फिर से मन को तसल्ली दी कि ये किसी जानवर का ही काम होगा और आगे बढ़ गए। मूवी खत्म हुई। रात का करीब 1 बज रहा था और वे सब वापस गांव लौट रहे थे। इस बार उनके साथ गांव का एक बूढ़ा आदमी भी था जिसे सब प्यार से काका बुलाते थे। जैसे ही वो उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरे वही कानों को फाड़ देने वाली सीटी की आवाज फिर से आई। लेकिन इस बार डरने के बजाय रोहित के चाचा का तो खून खौल उठा। काका ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा पर चाचा के तो जैसे ही सर पर खून सवार हो गया था। वो सीधे पेड़ के पास गए और अंधेरे की तरफ देखकर चिल्लाए, हिम्मत है तो सामने आ, अगर मुझे परेशान करना है तो करके दिखा। ये बस एक चुनौती नहीं थी, ये कैसी भूल थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अनजाने में ही एक बहुत अंधेरी ताकत को ललकार दिया था। उनकी चुनौती के ठीक बाद पेड़ से एक बहुत ठंडी एकदम बेजान आवाज आई, मुझे देखना चाहता है तो देख ले। और फिर जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। करीब 6 फीट लंबी एक परछाई जो सफेद कफन में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियों की जगह बस सफेदी थी। बाल कमर तक लंबे और सफेद थे और होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने मोटे धागे से सिल दिए हों। ये एक ऐसा भयानक नजारा था जिसने उन सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब इस खौफनाक मंजर को देखकर भी चाचा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पे पकड़ी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस परछाई की ओर फेंक दी और वो कुल्हाड़ी सीधा उसके सीने में जा धसी। इसके बाद जो चीख गूंजी उसने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। वो सब हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गांव की ओर भागे और पीछे से उस आत्मा की आवाज आई, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तीसरा हिस्सा, तारों का प्रेत बाधित होना। अब वो शैतानी ताकत सिर्फ उस पेड़ तक सीमित नहीं थी, वो गांव की दहलीज के अंदर आ चुकी थी। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद गांव की एक औरत तारों को रात में अपने गौशाला से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब वो लालटेन लेकर देखने के लिए गई तो वहां क्या देखती है कि एक घूंघट ओढ़े हुए औरत खड़ी है। तारों ने उसे चोर समझा और जब घूंघट उठाने को कहा तो उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया और तारों ने जो देखा वो बहुत भयानक था।
उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, जैसे पिघल गया हो। ये देखते ही तारो चीख मारकर वहीं बेहोश हो गई। उस रात के बाद से तारो की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात उसके पति ने देखा कि वो बिस्तर पर बैठी है और अंधेरे में किसी से फुसफुसाकर बातें कर रही है। वो कह रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, मैं उसके साथ जाऊंगी। जब पति ने घबराकर पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तो तारो उसकी तरफ घूमी। एक अजीब भयानक सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। उसने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उसके साथ जाऊंगी। अब तो पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी, सब बुरी तरह डरे हुए थे। तो अब आता है चौथा हिस्सा, तांत्रिक का रहस्योद्घाटन। वो मदद के लिए पास के ही शमशान घाट में रहने वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचे और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आता है। तांत्रिक ने तारो को देखते ही उस शक्ति को पहचान लिया। उसने कबूल किया कि ये वही आत्मा है जिसे वो अपने तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल किया करता था। वो आत्मा काम करने के बदले मांस मांगती थी, लेकिन एक दो बार तांत्रिक ने उससे काम तो करवा लिया, पर उसे मांस नहीं दिया। इसी धोखे की वजह से वो आत्मा उससे नाराज होकर तामसिक हो गई और अब उसके काबू से भी बाहर थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो आत्मा गांव के अंदर घुसी कैसे? तांत्रिक ने इसका राज खोला। उस रात काका ने माथे पर मंदिर का तिलक नहीं लगाया हुआ था, जिससे वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत कमजोर थे। आत्मा ने सबसे पहले उन्हीं को निशाना बनाया और उनके जरिए पूरे समूह के सुरक्षा कवच को कमजोर कर दिया। फिर चाचा की सीधी चुनौती ने उसे भड़का दिया और आखिर में आत्मा ने काका के शरीर पर कब्जा कर लिया और उनके साथ साथ गांव के अंदर आ गई। तो अब आखिरी टकराव का वक्त आ चुका था। पांचवा हिस्सा, शमशान में अनुष्ठान। तांत्रिक ने बताया कि अगली अमावस्या की रात को वो इस आत्मा का हमेशा के लिए अंत कर देगा। ये अनुष्ठान शमशान घाट में होना था, एक ऐसी जगह जहां उस रात बाकी बुरी आत्माएं भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। अमावस्या की उस काली रात में तांत्रिक ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो आत्मा सबके सामने आ गई। उसने सीधे रोहित के चाचा की तरफ उंगली उठाई और कहा, मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। इसने मुझे बहुत परेशान किया है, इसने मुझ पर कुल्हाड़ी मारी थी। जैसे जैसे तांत्रिक के मंत्र तेज होते गए, आग की लपटें भी ऊंची उठने लगीं और आत्मा को तकलीफ होने लगी। वो दर्द से कराहने लगी और फिर उसने मोल भाव करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे उसका दिल नहीं चाहिए, बस उसके खून की 2 बूंदें दे दो, मैं वो खून पीकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तांत्रिक ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि आत्मा का खून चखना उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। लेकिन रोहित के चाचा, उनका सब्र अब जवाब दे रहा था। उन्हें लगा कि अगर सिर्फ 2 बूंद खून देने से ये सारा किस्सा खत्म हो सकता है, तो इसमें हर्जी क्या है। तांत्रिक के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने पास की झाड़ी से एक कांटा तोड़ा, अपनी उंगली में चुभोया और खून की बूंदें निकालने लगे। और फिर उन्होंने वो सबसे बड़ी घातक गलती कर दी। वो सुरक्षा घेरे से एक कदम बाहर निकल गए और जैसे ही चाचा घेरे से बाहर निकले, बस पलक झपकते ही उस आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। उसने चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए अंधेरी झाड़ियों में ले गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सिर्फ एक आखिरी चीख अंधेरे में गुम होकर रह गई। छठा और आखिरी हिस्सा, शांति की कीमत। गांव तो बच गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकाकर। जब तांत्रिक और गांव वाले उन झाड़ियों में पहुंचे तो उन्हें चाचा का शत विशत शरीर मिला। तांत्रिक ने अपना अनुष्ठान पूरा किया और वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चली गई। बाद में ये भी पता चला कि वो आत्मा एक ऐसी औरत की थी जिसका अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों ने ठीक से नहीं किया और वो भटक रही थी। और आज भी उस गांव में रोहित के चाचा को एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है, जिसने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये कहानी ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम किसी अनजान शक्ति को चुनौती देते हैं, तो क्या वो हमारा साहस होता है, या फिर ऐसे अंधेरे को दिया गया न्योता जिसे समझ पाना शायद हमारे बस में ही नहीं है।